ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत पुराना टर्म है, हम सब इससे वाकिफ हैं। लेकिन अमेरिका खास करके भारत से क्या चाहता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर? नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। ग्लोबल वार्मिंग ये एक बहुत पुराना टर्म है और हम सब इससे वाकिफ हैं। और लेकिन फिलहाल हाल में भारत जैसे देश से अमेरिका जैसा देश क्या चाहता है? अभी क्योंकि जॉन केरी जो यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल एनवॉय है क्लाइमेट के लिए, वो भारत आए थे और हमारे भारत की सरकार से वो अमेरिका क्या चाहते हैं इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि मैंने कहा, बहुत कोई नई टर्म नहीं है, हम सब इससे वाकिफ हैं और इसका असर भी हम अभी देख ही रहे हैं। भारत का इसमें क्या किरदार है? चलिए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि भारत वर्ल्ड में थर्ड एमिटर है। जो ग्लोबल वार्मिंग के केसेस है उसमें थर्ड एमिटर है। पहला नंबर तो अपना चाइना भाई है, उसके बाद अमेरिका खुद है, फिर भारत है। तो अभी अमेरिका, भारत और चीन जैसे देशों से क्या चाहता है, हम आज इसी पर बात करने वाले हैं। हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज का ये पहला दौर नहीं है। अभी तक 6,50,000 ईयर्स के अंदर 6,50,000 इन सालों में कम से कम 7 साइकिल्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस हो चुके हैं विथ ग्लेशियल एडवांसमेंट एंड रिट्रीट। और अभी जो लास्ट आइस एज था, लास्ट ग्लेशियल एज था, वो करीब करीब 11,700 साल पहले जो खत्म हुआ था, उसका जो एब्रप्ट एंडिंग हुआ था, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द ग्लेशियल एज, द आइस एज, एंड बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा ऑफ क्लाइमेट। और ह्यूमन सिविलाइजेशन का भी यही शुरुआत था। तो इन फैक्टर्स में जो उस वक्त फैक्टर्स थे वो अलग थे, क्योंकि वह एवोल्यूशन हो रहा था अर्थ का, हालांकि अभी भी हो ही रहा है। फिर भी अभी का जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, इसका पूरा जिम्मेदार सीधी तरीके से हम इंसान हैं। हमारी एक्टिविटी के कारण ही ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और जो क्लाइमेट चेंज अभी हम देख रहे हैं, ये इसका ही नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग में अगर हम देखें तो इसके कई फैक्टर्स हैं। जैसे कि अभी साल भर में आप समझ लीजिए कि करीब करीब 36,000 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन हम प्रोड्यूस करते हैं प्रति वर्ष, और उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। इनमें ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज शामिल हैं। ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो फॉरमोस्ट एक्टिविटीज़ आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, लैंड यूज एंड डिफॉरेस्टेशन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा हमारे माइनर एक्टिविटीज़ भी हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से हम इसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हालांकि ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर रिफ्रेश कर दिया जाए तो आप भी इसमें और थोड़ा जागरूक हो जाएंगे। जागरूक तो आप थे ही, और थोड़े से आप अपने आप को रिमाइंड कर लेंगे कि हाँ, हमें ये करना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल स्टेजेस में, इंटरनेशनल फोरम में इस मसले को बहुत हल्के तरीके से ली गई, इसे बहुत गंभीरता से ली गई है और कई दफ़ा इसे कोशिश भी की गई है। सबसे पहले 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करके एक प्रोटोकॉल आई थी, जहां पर 99% जो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसे हटा दिया गया था। उसमें खास करके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC जिसे हम कहते हैं, उसे हटा दिया गया था। और इसका सक्सेस ये था कि 99% जो सब्सटेंसेस थे ग्रीन हाउस गैसेस के, जो ग्रीन हाउस गैसेस जो प्रोड्यूस करते थे, जो एक्टिविटीज थी, उस पर रोक लगा दी गई थी। अब लेकिन इसके बाद भी थोड़ी से एक्टिविटीज से और थोड़ी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने लग गए थे। और जब ये बेलगाम होती दिखी तो ईयर 1992 में एक और एग्रीमेंट लाया गया, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। ये 1992 में मई 9, 1992 में इसे ड्राफ्ट किया गया था, इसे एडॉप्ट किया गया था। और इसे इस एक महीने के बाद अर्थ समिट में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में इसे प्लेस कर दिया गया था, जहां पर 197 देशों ने इसे रेटिफाई कर इसको अपनाया था। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज 1992 के बाद ही यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट फोरम को जन्म दिया गया, जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के बदौलत ही दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बाद में तय की गई। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में तय किया गया था, हालांकि इसे 2005 में इंप्लीमेंट किया गया, और दूसरा था पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो पहला एग्रीमेंट था जो लीगली इंटरनेशनल लेवल पर बाकी देश को, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, उसे एक लीगल बाइंडिंग दी थी।
अब यहाँ एक ऐसी लेवल तय कर दी गई थी कि जो 1990 के जो एमिशन लेवल है उससे कम 5% एमिशन हम सबको लेस करना होगा, और सारी कंट्रीज को ये बात बता दी गई थी। लेकिन इसमें खामी थी क्योंकि इसमें चाइना और इंडिया, भारत जैसे देशों को कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाइंडिंग उन्होंने नहीं दिखाई थी, क्योंकि डेवलपिंग नेशन थे। तो इन नेशंस को आगे बढ़ाने के लिए या उन्हें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन से थोड़े से उन्हें आज़ादी दी गई थी। और इस बात से नाराज़ होकर 1998 में यूएस इससे बाहर चले गए। यूएस नाराज़ होकर बाहर चले गए कि चाइना और भारत जैसे देश को इतनी छूट दी गई है और हमें इतने हमारे ऊपर लगाम लगा दी गई है। तो इस बात से नाराज़ होकर यूएस बाहर भी निकल गए। इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट किया गया। अब पेरिस एग्रीमेंट सबसे जो मोस्ट अभी जो रिलीवेंट एग्रीमेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट इसे माना जा सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया, क्योटो प्रोटोकॉल में कम से कम 1990 के एमिशन से 5% उनको हर देश को कम करना था। लेकिन अब यहाँ पेरिस एग्रीमेंट में इंटरनेशनली सबको इस तरह की हिदायत दी गई, इस तरह के डायरेक्शन से कि अपने आप में एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हर देश को देना होगा। अपने आप में एक कसम खानी होगी कि हम इन बातों को मानेंगे। यहाँ ये कहा गया है कि अपने आप में, जैसे कि मैंने बताया, एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड एक कंट्रीब्यूशन अपने आप में सेट करे। इसे चेक करने के लिए ग्लोबल स्टॉक टेक का इस्तेमाल किया जाएगा और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के मुताबिक हर देश को ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री तक ही हमें सीमित करके रखना है। और इस तरह के प्रोटोकॉल्स, बाइंडिंग्स यहाँ पर दी गई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों को बताए गए हैं। लेकिन कई साइंटिस्ट मानते हैं कि जिस तरीके से अभी लोग फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके के कानून अभी बनाए गए हैं, उससे ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता, ऐसा मानना है लोगों का। और अभी हम देखें तो यहाँ पर 2050 तक हमें ग्लोबल नेट जीरो एमिशन या फिर कार्बन न्यूट्रल या फिर ग्लोबल न्यूट्रल कहा जाता है, इन सब टारगेट को अचीव करनी है। मतलब हमें एमिशन एकदम जीरो लेवल तक लाना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अभी तक के जितने भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, अभी जो खास करके जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में बनाया गया था, इसके मुताबिक अगर हम काम करें तो भी हम 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज की जो टेम्परेचर राइज की जो हम बात कर रहे हैं, उस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को एक थ्रेशोल्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, एक मेजरिंग स्टैंडर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका असेसमेंट 2023 में किया जाएगा। अब इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होकर हमारे पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को यहाँ से बाहर ले गए थे, प्रोटोकॉल से, यहाँ के इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए थे। लेकिन अभी जो बाइडेन के आने के बाद अभी वे फिर से इस प्रोटोकॉल से, इस पेरिस एग्रीमेंट से जुड़ गए हैं। तो आशा करते हैं कि अमेरिका के इस तरह के जो एक्टिविटी वे कर रहे हैं, वे भी चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग रुके, क्योंकि हर देश के लिए खतरा है। तो हमेशा आशा कर सकते हैं कि शायद हम उस टारगेट को अचीव भी कर लें। अभी जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जॉन केरी जैसी शख्सियत, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय हैं क्लाइमेट को लेकर, वो हमारे भारत आते हैं और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव जी से मिलते हैं और उनसे वादा लेने की कोशिश करते हैं कि वे 2050 तक भारत को 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज के टेम्परेचर राइज है, वहाँ तक रोकने में अपने को पार्टी बनाएं और भारत को जीरो एमिटिंग कंट्री घोषित करें। मतलब जो नेट जीरो एमिशन है उसे, जो नेट कार्बन एमिशन है उसे ज़ीरो करें। और 2021 में इस साल जो नवंबर में यूनाइटेड किंगडम में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहाँ अपने आप को ये डिक्लेयर कर दें कि मैं ज़ीरो एमिशन दे रहा हूँ। लेकिन हालांकि हमारी सरकार ने इस बार कोई पुख्ता वादा तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये चाहती ज़रूर है, हम भी चाहते हैं कि हम इस तरह के जो ग्लोबल वार्मिंग उसे रोकें, क्लाइमेट चेंजेस को रोकें। लेकिन अगर हम ऐसा वादा करते हैं तो मतलब बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में हमें कंप्रोमाइज़ करने होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ रुक जाएगी। तो अभी सरकार धीरे धीरे शायद इन सब बातों को गौर करने के बाद ही कोई पुख्ता वादा उन्हें दे पाएगा। अब हालांकि जो जॉन केरी साहब है थोड़े से डिससेटिस्फाइड होते दिखे, लेकिन फिर भी क्या करें, खुद वे सेकेंड एमिटर है, फर्स्ट एमिटर तो चाइना भाई जैसे मैंने बताया, फिर यूएस है, उसके बाद हमारा भारत आता है। तो बाकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसे अगर पूरी तरह से रोक दें तो जैसे कि मैंने बताया कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी हमें कंप्रोमाइज़ करने होंगे, जो देश की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ख़राब होगा। ये तो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें होती है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बातें होती है, या तुम करो मैं नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, तुम वो करो, ये करो, करते करते ही ये सारी चीज़ें मुद्दे आगे निकल आई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। ये सिर्फ लेकिन भारत और अमेरिका की बात नहीं, ये पूरी दुनिया की बात है। चलिए, लेकिन इस
लेवल को उन तक ही छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो शायद निकल के ही आएगा। अभी जैसे कि मैंने बताया नवंबर 2021 में अभी COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ है उनका कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो अभी वहाँ कोई सोल्यूशन निकल के आए, हम ऐसा आशा करते हैं। हम लेकिन अपने लेवल में क्या कर सकते हैं इस पर भी ज़रा सा हम थोड़ा सा गौर करते हैं, क्योंकि ये बहुत हम इसे देखते अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। हम फ्लड देखते हैं, हम ड्रोथ देखते हैं, हम फमाइन देख रहे हैं, लोगों को भूखा मरते देख रहे हैं, गर्मियों में लोगों को तपते देख रहे हैं, जानवरों को मरते देख रहे हैं, सर्दियों में लोगों को मरते देख रहे हैं, जानवरों को, हम इंसानों को, यहाँ तक कि हम इंसानों की जान माल, हम उनका नुकसान भी हम फ्लड में सह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को अनदेखा ही कर रहे हैं कि अब ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा खतरा बनकर हमारे सामने आ रहा है। तो इस बात पर भी हमें अपने लेवल पर अपने आप में ज़रा सी गौर करनी होगी, हमें अपने स्तर पर भी थोड़ी सी, अपने लेवल में भी थोड़ी सी हमें कोशिश करनी होगी। हम अगर घर से शुरू कर दें कि हम लाइट्स को समय में स्विच ऑफ करें, हम CFL बल्ब, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब का, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट्स का यूज़ करें, जिसे CFL कहते हैं, जो ऑर्डिनरी बल्ब, जो कन्वेंशनल बल्ब हैं उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि जो CFL है वो कम से कम 20 to 25% की जो सेविंग हमें देती है। इसके अलावा इसकी लॉन्गिटिविटी भी कम से कम 25 to 30% जो टाइम्स जो है लाइव हमें उसकी जो लॉन्गिटिविटी मिलती है। तो हम हमारी उसमें दो तरह से बचत हो रही है, एक तो पावर की भी बचत हो रही है। हम ये समझ लें कि जब हम पावर की बचत करते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में हेल्प कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम पावर की सेविंग करते हैं तो जो चीज़ हमें पावर के ज़रिए हमें जो चीज़ पहुंचाई जाती है वो उन चीज़ों में पावर कम लग जाएगी। फॉर एग्जांपल हम फिर बल्ब को हम एग्जांपल लेते हैं, बल्ब को हम कम इस्तेमाल करें, और हम जैसे कि जो पानी हम उबालते हैं, गर्म पानी का हम मतलब हम उतना ही गर्म कर जितना हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत देर गर्म करके रख दी, वो फिर ठंडा हो गया, फिर हम फिर से गर्म करते हैं, मतलब ऐसा करने पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो का भी बहुत सारे लोग स्किप भी कर देंगे क्योंकि इस तरह के भाषण से लोगों को इतना एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर आप इसको पूरी तरीके से सुनते हैं तो आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह यह काम करेगा, और शायद आज से आप में और थोड़ा फर्क आ जाए। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं और अब अच्छी तरीके से अमल भी करते हैं। तो मैं बता रहा था कि हम पानी को भी बार बार गर्म नहीं करके एक ही बार में जितना हमें चाहिए उतना गर्म करके फटाफट हम नहा लें। ऐसा नहीं कि हम पानी ऑन करके रख दिए, उसके बाद हम टीवी देखते हैं, पानी गर्म हो जाता है, फिर हम स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर थोड़ी देर लोगों से बात करते हैं, फिर गर्म करते हैं, उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब जो चीज़ें हमें पावर के ज़रिए पहुंचाया जाता है, अगर हम उससे पावर कंजम्पशन अगर हम कम कर दें तो एमिशन भी ऑटोमेटिकली कम होगा। पानी के साथ साथ हम जुडिशियसली खाना का भी हम यूज़ करें, खाना भी हम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि खाने के जनरेशन में भी पावर का ही इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ख्याल रखनी है। इसके अलावा हम अगर पोल्यूशन की डायरेक्ट बात करते हैं, अगर हम घर के बाहर थोड़े चले जाएं तो हम गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो उन गाड़ियों का इस्तेमाल करें जो कम पॉल्यूट, कम एमिशन देते हैं, कम कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फ्यूल एफिशिएंट कार्स का है हम यूज़ करें। जो थोड़े से ऑब्सोलीट हो गए, आउटडेटेड कार हो गए, उसे अगर हम बनाने के बाद भी ज़्यादा एमिशन दे रहे हो तो लार्जर इंटरेस्ट के लिए उस कार को डिस्कार्ड कर देना ही ज़रूरी है। ज़्यादातर मौक़ों में अगर हम वॉक करें या साइकिलिंग करें तो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी वहाँ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हालांकि मैं खुद साइकिलिंग करता हूँ, लोग कहते हैं कभी कभार कि मैं कंजूस हूँ। मैं कंजूस बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जागरूक हूँ और मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं एनवायरमेंट को कितना प्यार करता हूँ, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, मैं अपने आप में फील करता हूँ कि अगर मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो शायद ये दुनिया के लिए थोड़ा सा अच्छा होगा और अपनी सेहत के लिए तो है ही। इसीलिए मैं साइकिल वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, बाज़ार वगैरह में मैं साइकिल लेके घूमता हूँ। कुछ लोग मुझे कंजूस कहते हैं, बट दिस इज़ नॉट अबाउट कंजूसी, दिस इज़ अबाउट योर हेल्थ, दिस इज़ अबाउट योर अवेयरनेस। तो इन जैसी चीज़ों पर ज़रा सा गौर करें तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। इसके अलावा पेड़ लगाना तो हम सभी जानते हैं, बच्चों को भी हम सिखा दें, औरों को भी हम ये जागरूकता दें कि पेड़ लगाना चाहिए, किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से पावर कंजम्पशन को हम कम करके इसकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ लोगों को इन सब रिलेशंस को समझ में नहीं आता कि अगर हम बल्ब ऑफ कर दें तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर होगा। हालांकि क्योंकि ये अभी CFL वर्ब वगैरह जो है ये अभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करती, तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा होगा, तो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों को लोगों को थोड़ी सी बतानी है और लोग समझ जाएंगे तो इस पर अमल भी करेंगे, आई जस्ट होप। तो मैं आशा करता हूं कि इस तरह की बातों से आपको और थोड़ी सी जागरूकता मिली होगी। अगर आप जानते भी थे तो थोड़ी सी रिमाइंडर आपको मिली होगी।
तो इस तरह की अच्छी बातें करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और मेरे अगली वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद।